तो विद्यार्थियों, पिछली क्लास जहां हमने छोड़ी थी वहां से आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1 वित्तीय लेखांकन भाग प्रथम के लास्ट क्लास से आगे हम अब शुरू कर रहे हैं लेखांकन की भूमिका। शताब्दियों से आर्थिक विकास में परिवर्तन एवं सामाजिक आवश्यकताओं की बढ़ती मांग के साथ लेखांकन की भूमिका में परिवर्तन होता रहा है। यह किसी उद्यम के मापन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण के द्वारा उन्हें विश्लेषित एवं वर्णित भी करता है और उन्हें विवरणों एवं प्रतिवेदनों के रूप में क्या करता है, प्रस्तुत भी करता है। ये विवरण एवं प्रतिवेदन उस संगठन की वित्तीय स्थिति व संचालन परिणामों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखांकन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। परिमाणात्मक वित्तीय सूचना प्रदान कर यह सेवा कार्य भी करता है जो उपयोगकर्ता को अनेक प्रकार से सहायता देती है। एक सूचना प्रणाली के रूप में लेखांकन एक संगठन की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करके उन्हें व्यवसाय में रुचि रखने वाले विभिन्न पक्षों को संप्रेषित करता है। सूचना प्रणाली के रूप में लेखांकन क्या करता है? विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को कलेक्ट करता है और उसके बाद उन सभी सूचनाओं से वित्तीय विवरण तैयार करता है और उन वित्तीय विवरण या वित्तीय सूचनाओं को फिर किन्हें प्रदान करता है? उपयोगकर्ताओं को, जैसे कि लेनदार हुए, इन्वेस्टर हुए या कंपनी खुद हुई, आंतरिक जो प्रबंध हुआ उन्हें। तो इस तरह से उन्हें क्या करता है? सूचनाएं संप्रेषित करता है। लेखांकन सूचनाओं का संबंध भूतकाल के लेन देनों से होता है तथा ये परिमाणात्मक एवं वित्तीय होती है। लेखांकन का संबंध किससे होता है? लेखांकन सूचनाओं का संबंध भूतकाल यानी कि जो पीछे घट चुकी है उन्हीं से संबंधित होता है, फ्यूचर में आने वाली से संबंधित नहीं होता है। और वे भी घटनाएं कौन सी जिन्हें हम परिमाणात्मक और वित्तीय प्रकृति की है या जिन्हें हम वित्तीय रूप में दिखा सकते हैं, उन्हीं सूचनाओं का क्या करता है? संबंध होता है लेखांकन से। यह गुणात्मक एवं गैर वित्तीय सूचना प्रदान नहीं करती है, यानी कि अगर आपके कोई कर्मचारी या संचालक जिसके गुण है उन गुणों को यहाँ नहीं दिखाया जाता है, या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जो गैर वित्तीय प्रकृति का है जिसे हम पैसों में या मुद्रा में नहीं दिखा सकते, उसे भी ये नहीं दिखाता है। ठीक है। लेखांकन सूचना का उपयोग करते समय लेखांकन की इन सीमाओं को, कौन सी को? ये लेखांकन गुणात्मक एवं गैर वित्तीय सूचनाओं को प्रदान नहीं करता है, को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ये देखा हमने कि लेखांकन की भूमिका किस किस के लिए, स्वयं उद्यम के लिए लेखांकन की भूमिका क्या रहती है। ठीक है। उसके अलावा जो फर्म हुआ, कंपनी हुआ या उद्यम हुआ उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या भूमिका रहती है, कैसे सूचना प्रणाली के रूप में उनके लिए कार्य करता है, और जो आंतरिक संगठन है या आंतरिक प्रबंध है उनके लिए ये किस तरह से सूचनाएं अवेलेबल करवाता है। तो ये सारी इसकी भूमिका थी। अब हम देख लेते हैं लेखांकन की आधारभूत पारिभाषिक शब्द जो कि किसी भी वाणिज्य विषय के छात्र को इन सब के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को अच्छे से समझ ले कि ये क्या चीजें होती है और अच्छे से याद कर ले। फर्स्ट, इकाई किसे कहा जाता है? इकाई से अभिप्राय एक ऐसी वस्तु से है जिनका एक निश्चित क्या होता है? अस्तित्व है। व्यवसाय इकाई से अभिप्राय विशेष रूप से पहचान किए गए व्यवसाय उद्यम से है। जैसे कि मान लो जाए अपने पास सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स या कोई कंपनी है, जैसे ये दे रखा है आईटीसी लिमिटेड कंपनी आदि। तो ये इनकी क्या है? एक पहचान है किसी इकाई विशेष की, तो इसे व्यवसाय इकाई कहा जाता है। एक लेखांकन प्रणाली को सदा विशिष्ट व्यवसायिक अस्तित्व के लिए तैयार किया जाता है, इसे ही लेखांकन इकाई भी
कहते हैं। ठीक है, तो इकाई किसे कहा जाता है? कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी या कोई भी शॉप वगैरह, बड़ी मॉल वगैरह खोला है तो उसका पार्टिकुलरली नाम होता है और हम उसे उसके नाम से ही पहचानते हैं, तो उसे हम व्यवसाय इकाई कहते हैं। सेकंड, लेन देन। दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है, हमेशा ध्यान रखना मूल्य तो होना जरूरी है, ये मूल्य होता है, लेन देन कहलाता है। यह माल का क्रय, धन की प्राप्ति, लेनदारों को भुगतान, वे आदि हो सकती है। यह एक नकद अथवा उधार सौदा हो सकता है, लेकिन सौदे कौन से होंगे? जिन्हें मुद्रा में दिखा सकते हैं। उसके बाद परिसंपत्तियां या यूं कहो संपत्तियां। इंग्लिश में इन्हें असेट्स कहते हैं। ठीक है, ये किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत होते हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जा सकता है। परिसंपत्तियों का मूल्य होता है तथा इनका व्यवसाय के परिचालन में, यानी कि व्यवसाय जो चल रहा है ड्यूरेशन में, उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सुपर बाजार के पास ट्रकों का बेड़ा है, यानी कि इसके पास कई सारे ट्रक हैं, ठीक है, जिनका उपयोग ये खाद्य पदार्थों की सपुर्दगी के लिए करता है। सुपर बाजार है, उसके पास कई सारे ट्रक हैं और उनका उपयोग वो किस लिए करता है? खाद्य जो पदार्थ है उनको सब जगह सप्लाई करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए यूज करता है। ट्रक के इस प्रकार से उद्यम को आर्थिक लाभ पहुंचाते रहे हैं। इसे सुपर बाजार के तुलन पत्र को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की परिसंपत्तियों की ओर दर्शाया जाता है। परिसंपत्तियों को सामान्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है, पहला चालू और दूसरा गैर चालू परिसंपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जिनका संबंध परिचालन अवधि से होता है, जैसे कि किसी जो वर्ष होता है 12 महीने, उनसे अगर संबंध है तो वो चालू परिसंपत्तियों में आता है। और वह संपत्तियां जो कि स्थायी रूप से व्यवसाय के लिए लगाई गई है और जिनका कंटिन्यू यूज होना है, ठीक है, वो कहलाती है गैर चालू संपत्तियां। आइए देख लेते हैं आगे से। देखिए इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिए। असेट्स, परिसंपत्तियों को दो भागों में बांटा गया है, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। ठीक है, अब गैर चालू संपत्तियों में क्या क्या रखी गई है? फिक्स संपत्तियां, ठीक है, गैर चालू निवेश, ऐसे निवेश जो कि लंबी अवधि के लिए किए गए हैं उन्हें भी हम गैर चालू परिसंपत्तियों में रखते हैं। स्थगित कराधान परिसंपत्तियां, यानी कि ऐसी परिसंपत्तियां जो कर से संबंधित है और लंबी अवधि के लिए है, उन्हें यहां रखा जाता है उसका शुद्ध वैल्यू। दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम, अगर कंपनी ने, फर्म ने, संस्था ने किसी को दे रखा है कौन सा दीर्घकालीन ऋण, तो उसे भी हम किस में रखते हैं? नॉन करंट असेट्स में, यानी गैर चालू संपत्तियों में। अन्य कोई गैर चालू परिसंपत्तियां हैं तो उन्हें यहां रखा जाता है, जैसे कि गुडविल हुआ, जैसे कि पेटेंट हुआ, उसके अलावा फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुई, ये सारी स्थिर और गैर चालू वो सारी इसी में आ जाती है। ठीक है, अब आपके पास किस स्थिर परिसंपत्तियां हैं, उनमें कौन कौन सी परिसंपत्तियां हो सकती है? मशीनरी वगैरह में, इनमें तो मूर्त परिसंपत्तियां हो सकती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे संपत्तियां क्या कहलाती है? मूर्त परिसंपत्तियां कहलाती है। अमूर्त परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? देख और छू नहीं सकते, लेकिन वह उनका कुछ मूल्य जरूर होता है, उन्हें कहते हैं अमूर्त परिसंपत्तियां। पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, अपना व्यवसाय चल रहा था, इसके साथ ही हमने
कुछ वर्क कर रहे हैं और उस बिल्डिंग को हम अभी एट प्रेजेंट कंप्लीट नहीं दिखा सकते हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, वर्किंग प्रोग्रेस चल रहा है, उसे भी हम यहाँ दिखाएंगे। विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां, यानी कि डेवलपमेंट के लिए कोई अमूर्त परिसंपत्तियां लगाई हुई है जिन्हें हम देख छू नहीं सकते हैं, वे परिसंपत्तियां भी हमें स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में दिखानी है। अब आपके पास आ जाता है कि चालू जो संपत्तियां हैं वे कौन कौन सी। देखो, चालू संपत्तियां जो भी आपके पास ड्यूरेशन 12 महीने के अंदर जिनका लेन देन होना है, वे संपत्तियां सभी क्या कहलाती है, चालू संपत्तियां कहलाती है। माल सूची, उसके अलावा व्यापार विपत्र यानी ट्रेड जो बिल होते हैं वो, नकद एवं नकद समतुल्य, नकद का मतलब एक तो कैश में अमाउंट, और नगद समतुल्य में कौन सी जा जाती है, जो बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी यहीं आता है। लघु अवधि ऋण या अग्रिम, यदि हमने कुछ अवधि के लिए यानी 12 महीने के लिए ही अगर हमने किसी को लोन या अग्रिम दिया है तो वो भी यहाँ आ जाता है, और अन्य कोई चालू संपत्तियां हैं तो वो यहाँ दिखाई जाती है। अब आता है कि लायबिलिटीज कौन सी होती है। जिस तरह से संपत्तियां होती है वैसे ही देयता होती है, इन्हें इंग्लिश में दिखाया जाता है लायबिलिटीज। ठीक है, वे देनदारियां या ऋण है जिनका भुगतान व्यवसाय इकाई ने भविष्य में किसी समय करना है, यानी कि वे सभी देनदारियां जो हमें देनी है या ऋण जिनका भुगतान हमें क्या करना है, भविष्य में करना है, उन्हें हम क्या कहते हैं, देयता कहते हैं। यह लेनदारों का फर्म की परिसंपत्तियों पर दावे का प्रतिनिधित्व करती है। व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कभी न कभी उसे धन उधार लेने और उधार पर वस्तुएं खरीदने की आवश्यकता पड़ती ही है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 25 मार्च 2015 को सुपर बाजार ने फास्ट फूड प्रोडक्ट कंपनी से 10,000 रुपए का माल क्या किया है, उधार खरीदा है। यदि 31 मार्च 2015 को सुपर बाजार का तुलन पत्र, जो मैंने आपको बता दिया है, क्या कहते हैं इसे, बैलेंस शीट तैयार किया जाए तो फास्ट फूड प्रोडक्ट कंपनी को सुपर बाजार की बैलेंस शीट में जो आपके बैलेंस शीट बन रही है उसमें लायबिलिटीज पक्ष के अंदर एज ए लेनदार के रूप में दिखाना है। किस पक्ष में, देयता पक्ष में, यानी लायबिलिटीज पक्ष में लेनदार के रूप में, क्रेडिटर्स के रूप में दर्शाया जाएगा। यदि सुपर बाजार दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से 3 वर्ष की अवधि के लिए अगर ऋण लेती है तो इसे भी कहां दिखाएंगे, सुपर बाजार की जो बैलेंस शीट बनेगी उसकी देनदारी के रूप में। देनदारी के रूप में मतलब हो गया कि लायबिलिटीज पक्ष में ही दिखाएंगे एज ए लेनदार के रूप में। ये देनदारी जो दे रखी है भाई हमारी देनदारी है ये, लेकिन दिखाएंगे किसको, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को एज ए लायबिलिटीज में लेनदार के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। और देयता को भी 2 भागों में बांटा जाता है, पहली चालू देयता, दूसरी गैर चालू देयता। इसे भी आगे देख लेते हैं। देखिए, देयता, लायबिलिटीज, गैर चालू देयता एंड चालू देयता। गैर चालू देयता ऐसी दायित्व जिन्हें हमें ड्यूरिंग द पीरियड या 1 साल में भुगतान नहीं करना होता, 1 साल के बाद की देयता ऐसी है तो उन्हें हम गैर चालू देयता कहते हैं। और जो साल भर के लिए है उन्हें हम, जो लघुकालीन है उन्हें हम क्या कहते हैं, चालू देयता कहते हैं। देख लेते हैं गैर चालू देयता में, इसे नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। दीर्घकालीन ऋण, यदि कंपनी, फर्म या संस्था ने, उद्यम ने दीर्घकालीन ऋण लिया है तो वो किस में आएगा, गैर चालू देयता में। स्थगित कराधान देयता यदि कुछ है शुद्ध तो वह यहां आ जाएगी। अन्य कोई दीर्घकालीन ऋण है तो वह भी गैर चालू देयता में आएगा। अन्य कोई दीर्घकालीन प्रावधान बनाए हैं वे भी यहां आएंगे। इसके अलावा चालू देयता के अंदर लघुकालीन अगर ऋण लिया है जिन्हें हम साल भर में पेमेंट करना है तो वो यहां आ जाएगा।
देय विपत्र अगर दे रखे तो वो चालू देयता में आ जाएंगे। इन्हें बिल्स पेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्स पेबल भी कहा जाता है। और अन्य कोई चालू देयता है तो वो, और लघुकालीन अगर प्रावधान बनाए गए हैं तो वे भी हम यहां दिखाते हैं। तो ये आपने देखा लायबिलिटीज और असेट्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं पूंजी के बारे में। पूंजी यानी कि कैपिटल। जब कोई संस्था शुरुआत करती है कुछ पैसा लगाकर व्यवसाय करने की, तो जो पैसा व्यवसाय चलाने से पूर्व यानी प्रारंभ में लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। स्वामी द्वारा व्यवसाय में उपयोग के लिए किया जाने वाला निवेश क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। व्यावसायिक इकाई के लिए इसे स्वामी रोकड़ अथवा परिसंपत्ति के रूप में लाता है। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर स्वामी का दायित्व एवं दावा है, इसलिए इसे बैलेंस शीट के देयता की ओर पूंजी के रूप में दर्शाया जाता है। तो पूंजी के बारे में आपने देख लिया कि ये आपके पास आप इन्वेस्ट करते हो, उससे आप संपत्तियां खरीदते हो। तो ये संपत्ति के या रोकड़ के ऊपर क्या है? इसका स्वामित्व है। इसलिए हम क्या दिखाते हैं कि पूंजी को हम जो उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं तो उन्हें लायबिलिटी साइड में एज ए लेनदार के रूप में या दायित्व के दावे के रूप में उसे दिखाते हैं स्वामी। आगे दे रखा है विक्रय। अब विक्रय किसे कहा जाता है? सेल्स किसे कहा जाता है? विक्रय वस्तुओं की बिक्री या सेवा की बिक्री या उपयोगकर्ता को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त कुल आगम है। विक्रय नकद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। जब भी ध्यान रखिएगा विक्रय शब्द का यूज किसी संस्था विशेष के लिए आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर संस्था ने कोई संपत्ति बेची है तो उसे हम विक्रय मान लें। ठीक है, पार्टिकुलर हमेशा याद रखना है कि अगर कोई संस्था किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए स्थापित की गई है और उस वस्तु विशेष को हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उस वस्तु को बेचना जिसके लिए उस संस्था विशेष को व्यापार करने के लिए स्थापित किया गया है, तो उस वस्तु को बेचना ही क्या कहलाता है? विक्रय कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो अपनी सेल्स है उसमें हम अगर कभी कोई पुरानी संपत्ति हमने बेचनी पड़ी और उसे बेच दिया तो उसे भी हम सेल्स में दिखा दें। सेल्स में वही दिखता है जिस माल से संबंधित या वस्तु से संबंधित हमने व्यापार शुरू किया है और जिसका हम लेन देन करते हैं। अगर उन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं बेची जाती है या सारी वस्तुएं बेची जाती है, या मान लो हमने कोई ऐसी संस्था लगाई है जो या सर्विस सेंटर खोला है जो कि सेवाएं प्रदान करता है, तो ये जो हम सेवाएं दे रहे हैं वो सेवाएं भी हमारी सेल्स कहलाती है। ठीक है, एक बॉक्स संख्या 5 में चालू व गैर चालू मदों में अंतर के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले चलिए दायित्व चालू देयता और परिसंपत्तियां परिचालन चक्र से संबंधित होती है, यानी कि जो 12 माह की अवधि होती है उससे संबंधित होती है। चालू देयता एवं संपत्तियों का भुगतान एवं निपटान 12 माह के भीतर किया जाता है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। चालू मदे मुख्यतः व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रयोग में आती है। चालू मदे नकद एवं नगद समतुल्य होती है, यानी कि इन्हें नगद में कन्वर्ट की जा सकती है। उसके बाद आगम यानी कि रेवेन्यू, यह वह धनराशि है जो व्यवसाय वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ता को प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित करता है। इसे विक्रय आमदनी भी कहा जाता है। आमदनी की अन्य दूसरी मदें जो अधिकांश व्यवसायों में समान रूप से प्रयुक्त होती है, यह है देखो कमीशन, ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी, किराया प्राप्त आदि। आमदनी को आय भी कहते हैं। तो आमदनी के बारे में आपने देख लिया कि अगर हम कुछ सेल वगैरह करते हैं हमें उनसे जो रिसिप्ट प्राप्त होती है
प्राप्तियां होती है जो बिक्री से, या कमीशन प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, लाभांश हो रहा है, ये कुछ भी अपन को प्राप्ति हो रही है, ठीक है, व्यवसाय को, तो वे सभी क्या कहलाती है? आमदनी या आगम कहलाती है। अब हम व्यय के बारे में देख लेते हैं। व्यय किसे कहा जाता है? तो व्यय ये व्यवसाय में आगम अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत है। साधारणतः व्यय का मापन एक लेखांकन अवधि के दौरान उपयोग की गई परिसंपत्तियों या उपयोग की गई सेवाओं के रूप में किया जाता है। व्यय की अधिकांश मद मूल्यह्रास, किराया, मजदूरी, वेतन, ब्याज, बिजली, पानी, दूरभाष इत्यादि की लागत होती है। यानी कि हम जो पैसा कमा रहे हैं, आगम अर्जित कर रहे हैं, उसे अर्जित करने के लिए जितनी भी हमने लागत लगाई है, खर्चे किए हैं, वे सभी किस में आते हैं? व्यय में आते हैं। अब देखते हैं खर्चे के बारे में। खर्चे, एक्सपेंसेज, ये किसी लाभ, सेवा अथवा संपत्ति को प्राप्त करने पर राशि व्यय करना अथवा देनदारी उत्पन्न करना है। क्या चीज? खर्च। खर्च के उदाहरण वेतन, माल का क्रय करना, मशीन का क्रय करना, फर्नीचर का क्रय करना आदि सभी क्या कहलाते हैं? व्यय के अंदर आते हैं। यदि व्यय का लाभ 1 वर्ष के भीतर प्राप्त हो जाता है तो इसे व्यय कहेंगे, यानी इसे आगम व्यय कहेंगे। ये ध्यान रखना। यदि किसी खर्चे या व्यय का लाभ आपको 1 वर्ष के भीतर ही प्राप्त हो जाता है, अगर हमने कोई खर्चा किया और उसका लाभ हमें केवल 1 वर्ष के भीतर ही प्राप्त हो गया है, अगले 2, 3, 4 वर्षों के लिए प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आगम व्यय। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स। ठीक है। दूसरी ओर यदि खर्चे का लाभ 1 वर्ष से अधिक मिलता है तो इसे संपत्ति माना जाता है। क्या माना जाता है? पूंजीगत व्यय माना जाता है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इसके उदाहरण है, मान लो जैसे मशीनरी, फर्नीचर आदि। ठीक है। तो ये जो उदाहरण है ये पूंजीगत व्यय है। यदि हमें उनका बेनिफिट कब मिल रहा है? 1 वर्ष से भी अधिक वर्षों के लिए मिल रहा है तो वो अपने पास पूंजीगत व्यय है। और पूंजीगत व्यय में मशीनरी, फर्नीचर या मोटर वाहन और भी अदर जितनी भी सेट से रिलेटेड है वो सभी ही आपके पास पूंजीगत व्यय ही कहलाते हैं। अब आपके पास देखते हैं लाभ क्या होता है। देन प्रॉफिट। अगर आगम में से आप क्या करो, यदि आप आगम में से किसे घटा दो? व्यय को घटा देते हो। इसे मिटा देता हूं पहले। किसमें से? अगर आप रेवेन्यू में से यानी कि आगम में से अगर आपने एक्सपेंडिचर्स घटा दिए हैं तो जो बचता है वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है। लाभ एक लेखांकन वर्ष में व्ययों पर आमदनी का आधिक्य है। इसमें स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो स्वामी की पूंजी यानी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। और यदि यही उल्टा होता है, अगर लॉस हो रहा होता तो स्वामी की पूंजी क्या होती? घट जाती। अब हम देख लेते हैं कि ये अभिवृद्धि क्या होती है। ठीक है। अभिवृद्धि यानी कि यूं कहूं ग्रोथ या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी है। व्यवसाय से प्रासंगिक घटनाओं अथवा लेन देनों से होने वाले लाभ को अभिवृद्धि कहते हैं। इसके उदाहरण है स्थायी संपत्ति का विक्रय, न्यायालय में किसी मुकदमे को जीतना, किसी परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना। यह आपके पास क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है।
कैसे हो सकता है? कहाँ पहुंचे? कहीं गायब हो गया था, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो व्यवसाय में पारिश्रमिक घटनाओं अथवा लेन देनों से होने वाले लाभ को अभिवृद्धि कहते हैं। इसके उदाहरण है चाहे संपत्ति का विक्रय, न्यायालय में किसी मुकदमे को जीतना, किसी परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होना। अब आता है हानि, लॉस। किसी अवधि की संबंधित आगम से व्यय आधिक्य को हानि कहते हैं। यानी कि यदि आपके पास व्यय जो है वे अधिक है किससे? आगम से, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या आएगा? लॉस आएगा। इससे स्वामी की पूंजी घटती है। ये मुद्रा अथवा मुद्रा समतुल्य लागत पर व्यय से हुई हानि की पुनः वसूली न होने की ओर संकेत करती है। उदाहरण के लिए चोरी अथवा आग, दुर्घटना आदि से रोकड़ अथवा माल का नष्ट होना, इससे स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय पर होने वाली हानि भी सम्मिलित है। अब आगे देख लेते हैं। तो ये हानि आप लोगों ने देखी है कि अगर कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है और उससे अगर अपने पैसों की या माल की हानि होती है, या मान लो हमने कोई एसेट्स वगैरह बेची है, उसमें भी अगर बेची है तो हमारी थी एसेट्स मान लो 20,000 की, हमने उसे 18,000 में बेचा है, तो वो जो 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है वो भी अपने लिए एक तरीके से क्या है? हानि ही है। अब बट्टा क्या होता है? डिस्काउंट। बट्टा विक्रय की गई वस्तुओं के मूल्य में कटौती को कहते हैं। क्या चीज? विक्रय जो वस्तुएं हम कर रहे हैं उसके मूल्य में, जैसे कि मान लो हमें कोई वस्तु खरीदनी है और हम 1,000 रुपये की वस्तु है और सामने दुकान वाला कहता है कि एक काम कीजिए, आपको हम छूट देते हैं और 1,000 की जगह आप कितने दे दीजिए? 800 रुपये ही दीजिए। तो ये जो 200 रुपये हैं जो कम हो रही है वैल्यू, ये हमें क्या कहलाती है? डिस्काउंट या बट्टा कहलाती है। तो बट्टा विक्रय की गई वस्तुओं के मूल्य में कटौती को कहते हैं। ये दो प्रकार से दी जाती है। एक, वस्तुओं के विक्रय पर सूची मूल्य, जो आपकी लिस्ट प्राइस होती है उसकी लिस्ट प्राइस पर 3% से कटौती, ऐसी छूट को व्यापारिक बट्टा कहते हैं। जब भी लिस्ट प्राइस पर अगर आपको छूट दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यापारिक बट्टा। अब आता है दूसरी चीज, नगद बट्टा। नगद बट्टा क्या होता है? देखो, इतना सा रख लें। यह साधारणतः विनिर्माताओं द्वारा थोक व्यापारियों को एवं थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर विक्रेताओं को दी जाती है। वस्तुओं के उधार विक्रय पर देनदार यदि भुगतान तिथि अथवा उससे पहले देय राशि का भुगतान कर देते हैं तो उन्हें देय राशि पर कुछ छूट दी जा सकती है। ये कटौती देय राशि पर भुगतान कटौती के समय दी जाती है, इसलिए इसे नगद कटौती कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमने कोई माल उधार बेचा है, ठीक है। एक तो हो गया लिस्ट प्राइस पे जो ऊपर बताया व्यापारिक बट्टा, ठीक है, उसका कहीं ट्रीटमेंट या लेखांकन होता ही नहीं क्योंकि वो उसी लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, उसमें केस का कोई लेना देना होता नहीं। अब हमें जो बताने जा रहा हूं नकद बट्टा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केस डिस्काउंट। तो केस डिस्काउंट में होता है क्या है कि जैसे हमने माल बेचा, 20,000 का माल बेच दिया, उसे कहा भी आप 3 महीने में इसका भुगतान कर देना, ठीक है। और फिर हमने एक ऑप्शन और दिया कि अगर आप इसका 2 महीने में भुगतान करते हो या 1 महीने में भुगतान करते हो तो हम आपको 5% की छूट देंगे, ठीक है। 20,000 का माल बेचा था, सामने वाले ने 1 महीने में लाके पेमेंट जमा करवा दिया, तो हमें उसे छूट कितनी देनी है? 5% की दर से, यानी कि उसे कितने की? 1,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो अब वो हमें पैसा कितना देगा? 19,000, यानी कि उसने माल तो खरीदा था सामने वाले ने, हमने माल तो बेचा था 20,000 का,
लेकिन हमें भुगतान कितने का हो रहा है, 19,000 का प्राप्त हो रहा है। तो ये जो 1,000 की हम जो दे रहे हैं वो क्या कहलाती है, नकद छूट कहलाती है। ठीक है, नकद कटौती एक ऐसा प्रोत्साहन है जो देनदारों को क्या करता है, जल्दी भुगतान करने के प्रोत्साहित करता है। अब आता है प्रमाणक किसे कहा जाता है। प्रमाणक यानी कि वाउचर्स किसी लेन देन के समर्थन में विलेख के रूप में प्रमाण को प्रमाणक कहते हैं। यानी कि यदि हम किसी लेन देन को कर रहे हैं और उसके लिए यदि हमने कोई रसीद या काट कर दी है तो उसे हम क्या कहा जाते हैं, कहते हैं प्रमाणक या वाउचर कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम माल नकद खरीदते हैं तो हमें कैश मेमो मिलता है, ये भी वाउचर है। यदि हम इसे उधार खरीदते हैं तो हमें बीजक मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया कैश मेमो और ये हो गया आपके पास बीजक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉइस। जब हम भुगतान करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है। जब भुगतान करते हैं तो मिलती है, उसे क्या कहते हैं, रिसिप्ट। देखो, अगर आप नकद माल खरीद रहे हो और आपको जो मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कैश मेमो। यदि हम उधार माल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और तब जो हमें मिलती है रिसिप्ट, उसे क्या कहते हैं, बीजक या इनवॉइस। और यदि हम जब भुगतान करते हैं और तब हमें जो मिलता है कि भाई हाँ इतना भुगतान मैंने प्राप्त किया, तो वो क्या कहलाती है, रिसिप्ट कहलाती है। अब देखते हैं माल किसे कहा जाता है। ये याद रखना बेटा, गुड्स ना कि गुड। गुड का मतलब आपको पता है अच्छा, और गुड्स का मतलब होता है माल। माल का मतलब कि जिस भी वस्तु से हम लेन देन कर रहे हैं, जिसके लिए हमने व्यवसाय की स्थापना की है कि हम इस वस्तु का लेन देन करेंगे, भले ही वो ये टेबल हो, ये कंप्यूटर हो, या ये हेलमेट हो, या पंखा हो, कुछ भी हो, जिस चीज के लिए हमने संस्था स्थापित की है लेन देन करने के लिए, उस चीज को हम क्या कहेंगे, एज ए माल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं इस पेन का व्यापार करता हूं, यानी कि लेन देन खरीदना और बेचने का काम करता हूं, तो मेरे लिए ये जो पेन है ये क्या कहलाएगा, एक तरीके से माल कहलाएगा। वह उत्पाद जिनसे व्यवसायी कारोबार करता है माल कहलाता है, अर्थात जिनका वह क्रय एवं विक्रय अथवा उत्पादन एवं विक्रय कर रहा है, जिन वस्तुओं को व्यवसाय में उपयोग के लिए खरीदा जाता है उन्हें माल नहीं कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लो कि फर्नीचर आपने खरीदा है, फर्नीचर विक्रेता यदि मेज और कुर्सियां खरीदता है तो ये माल है, लेकिन दूसरों के लिए ये फर्नीचर परिसंपत्ति माना जाता है। इसी प्रकार से स्टेशनरी का कारोबार करने वाले के लिए स्टेशनरी माल है, जबकि दूसरों के लिए ये क्या है, वे की एक मद है, ये एक तरीके से परचेज नहीं होती है, यानी क्रय, यानी कि हम परचेज में नहीं दिखाते हैं। अब परचेज में भी किसे दिखाया जाता है, जैसे मैंने सेल्स में बताया था कि माल को अगर बेच रहे हैं तो ही वो सेल्स में दिखाएंगे। वैसे यदि हम माल को हम खरीद रहे हैं, यानी कि हम भी उसी का ट्रांजैक्शन करते हैं। मैं अगर ये चीज खरीद रहा हूं, पेन का व्यवसाय करता हूं, पेन खरीद रहा हूं, तब तो इसे मैं क्या दिखाऊंगा, एज ए क्रय, यानी कि परचेज दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये इसका तो व्यापार करता हूं, इस बोतल का व्यापार नहीं करता हूं और ये बोतल खरीद रहा हूं, तो फिर मैं उसे एज ए परचेज के रूप में नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, देख लेते हैं आगे। क्रय एक व्यवसाय द्वारा नकद या उधार प्राप्त वस्तुओं का कुल मूल्य है जिन्हें विक्रय करने के लिए प्राप्त किया गया है। एक व्यापारिक इकाई में माल को क्रय उसी रूप में या विनिर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद विक्रय के लिए किया जाता है। एक उत्पादन इकाई में कच्चा माल क्रय किया जाता है, फिर उसे तैयार माल में परिवर्तित करके क्या किया जाता है, बेचा जाता है। क्रय नकद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है, यानी कि आप चाहो तो कच्चा माल खरीद कर उसे बनाकर बेचो, लेकिन आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिस चीज को आप खरीद रहे हो उसी को बेचकर आप प्रॉफिट कमाओगे। अगर आप इस तरह का लेन देन करते हो तो जो भी चीज आप खरीद रहे हो, जैसे मैं ये पेन खरीदता हूं या मान लो मेरा और अदर बिजनेस है किसी चीज का,
तो अगर मैं वो चीज खरीद के बेच रहा हूं तो वो ही आपके पास किस में आएगी, परचेज में आएगी। आहरण देख लेते हैं। आहरण मीन्स इंग्लिश में इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स, यानी कि आप व्यवसाय में जो पैसा लगा रखा है उस व्यवसाय के पैसे को अपने निजी प्रयोग के लिए अगर निकाल कर यूज कर लेते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स या आहरण कहते हैं। व्यवसाय में स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई नकद धनराशि या वस्तु नकद धनराशि या वस्तुएं क्या कहलाती है, आहरण कहलाती है। आहरण स्वामियों के विनियोग को क्या करता है, घटा देता है, यानी कि जो स्वामियों ने पूंजी लगा रखी है उसे क्या कर देता है, कम कर देता है। जितना पैसा स्वामी ने निकाला है उतने पैसे से उसकी पूंजी क्या होती है, कम हो जाती है। आगे देखते हैं हम। स्टॉक के बारे में। किसी भी व्यवसाय में जो वस्तुएं अतिरिक्त पुर्जे एवं अन्य मदे हाथ में होती है उनका मापन रहतियां यानी स्टॉक कहलाता है। इससे हस्ते रहतियां भी कहते हैं। एक व्यापारिक इकाई में स्टॉक से अभिप्राय, देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यापारिक इकाई के लिए स्टॉक क्या होता है, ठीक है। रहतियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो व्यापारिक इकाई के लिए रहतियां या स्टॉक क्या होता है, व्यापारिक इकाई के लिए रहतियां या स्टॉक कहते हैं साहब उस माल से है जो लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन बिना बिका रह गया है। यानी कि हम जिस भी वस्तु का लेन देन कर रहे हैं उस वस्तु का बिना बिका हुआ माल वर्ष के अंत में हमारे पास पड़ा हुआ है तो वह हमारे लिए क्या कहलाता है, रहतियां या अंतिम स्टॉक कहलाता है। अंतिम, इसे अंतिम स्कंद भी कहते हैं बेटा, याद रखना। 3 नाम आ चुके हैं स्टॉक। स्टॉक को 2 नाम क्या कहते हैं, एक तो रहतियां स्कंद, और कभी कभी इसको इंग्लिश को हिंदी नाम में भी इस तरह से लिख देते हैं स्टॉक, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना, रहतिया कहो, स्कंद कहो या स्टॉक कहो, एक ही बात है। तो ये हो गया अब कि वर्ष के अंत में आपके पास पड़ा हुआ है तो वो तो क्या कहलाता है, आपके अंतिम स्टॉक। एक उत्पादन कंपनी के अंतिम स्टॉक में अंतिम दिन का कच्चा माल भी रहता है, आधा बना हुआ माल भी रहता है और निर्मित स्टॉक भी, वस्तुएं भी शामिल होती है। इसी प्रकार प्रारंभिक स्टॉक किसी लेखांकन वर्ष का प्रारंभिक स्टॉक राशि है। यानी कि अगर आपके इस वर्ष का अंतिम स्टॉक अगले वर्ष के लिए क्या हो जाता है, प्रारंभिक स्टॉक हो जाता है। अब देखते हैं कि देनदार किसे कहा जाता है। देनदार का मतलब कि जो हमें पैसा देगा वो अपना देनदार, जो हमसे पैसा लेगा वो अपना क्या है, लेनदार। तो देनदार कहते हैं कि देनदार प्राप्य खाते की वे व्यक्ति या इकाइयां हैं जिनसे व्यवसाय संस्था को उसे वस्तुएं या सेवाएं उधार प्राप्त करने के बदले कुछ धनराशि लेनी है। इन व्यक्तियों या इकाइयों द्वारा कुल प्राप्य राशि को अंतिम दिन तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट में विविध देनदारों के रूप में परिसंपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। यानी कि ये क्या है बेटा, करंट असेट्स यानी चालू परिसंपत्तियां, ठीक है, देनदार। अब हम देख लेते हैं लेनदार क्या होता है और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी देख लो, डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स। और लेनदार इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। और ये होते हैं करंट यानी चालू लायबिलिटीज या देयता। लेनदार वे व्यक्ति
एवं इकाइयां हैं जिनका किसी व्यवसायिक संस्था द्वारा उनसे उधार वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त करने के बदले भुगतान करना है। इन व्यक्तियों एवं इकाइयों को देय कुल धनराशि को अंतिम दिन स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट में विविध देनदारों के रूप में देयता पक्ष में दिखाया जाता है। और देयता कौन सी? चालू देयता। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बाद में मैं करवा दूंगा आपको, फिलहाल हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं। तो ये करीब करीब हो चुका है और एक आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं आज इस क्लास में। देखिए, मशीनरी आपकी चालू परिसंपत्तियां होती है, गैर चालू परिसंपत्तियां होती है, चालू देयता होती है या गैर चालू देयता होती है। तो हमें पता है कि मशीनरी आपकी क्या है? फिक्स्ड असेट्स, और फिक्स्ड असेट्स किस में आती है? गैर चालू परिसंपत्तियों में आती है। उसके बाद लेनदार आपके चालू संपत्तियां नहीं होती है, गैर चालू संपत्तियां भी नहीं होती है, चालू देयता होती है, गैर चालू देयता नहीं होती है। बैंकर्स रोकड़ यानी कि आपके अगर बैंक में कुछ पैसा है तो वे आपकी क्या कहलाती है? चालू परिसंपत्तियां कहलाती है। ख्याति आपकी गैर चालू परिसंपत्तियां होती है, और गैर चालू परिसंपत्तियों में भी कौन सी? अमूर्त गैर चालू परिसंपत्तियां। देय विपत्र आपके चालू देयता होती है, जिन्हें मैंने लिखा था बिल्स पेबल भी इसी के अंदर आता है। भूमि एवं भवन आपके पास फिक्स असेट्स होती है, और वो भी कौन सी? मूर्त, जिसे हम देख और छू सकते हैं। उसके बाद फर्नीचर भी आपके पास मूर्त संपत्ति होती है, और वे गैर चालू परिसंपत्तियां होती है। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर आता है उसे आप देख तो नहीं सकते, लेकिन वो है तो संपत्ति आपकी, लेकिन कौन सी? अमूर्त। ठीक है, माल सूची ये बताए रखा था, चालू परिसंपत्ति होती है। मोटर वाहन आपके गैर चालू परिसंपत्ति होती है, जिसे देख भी सकते हैं, तो यानी कि मूर्त है। निवेश डिपेंड करता है, फिलहाल हम इसे दीर्घकालीन निवेश ही मानते हैं, और ये आपके पास किस में आएगा? गैर चालू परिसंपत्तियों में आएगा। इसके अलावा बैंक से अगर आपने ऋण लिया है और हम इस बैंक के ऋण को भी हम क्या मानते हैं? दीर्घकालीन ही मानते हैं, तब तो ये आ जाएगा गैर चालू देयता में। अगर अल्पकालीन होता तो फिर आ जाता आपके चालू देयता में। उसके बाद देनदार आपके पास चालू संपत्तियां होती है। पेटेंट आपके पास गैर चालू परिसंपत्तियां, और वो भी कौन सी? अमूर्त परिसंपत्तियां होती है। एयर कंडीशनर आपके पास गैर चालू मूर्त परिसंपत्तियां होती है। और लास्ट है खुले औजार, ये आपके पास चालू परिसंपत्तियां होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास हम इसके जो क्वेश्चंस वगैरह है उनको डिस्कस करेंगे, जो बीच में आपके आ रहा था जांचने के लिए। ये जो चीजें हैं, ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक आप इस क्लास को अच्छे से देखिए और इससे आप नोट्स बनाइए।